हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम मैथ पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो कल के वीडियो जो कि शाम को आपको वीडियोस मिल रही हैं वो मैथ पेडागोजी की हैं, और जो सुबह टाइम में आपको वीडियोस मिल रही हैं वो ईवीएस पेडागोजी की हैं। तो 3 दिसंबर को ईवीएस पेडागोजी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका और सीडीबी का जो भी 10-11 वीडियोस बचे हुए हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम 2 वीडियोस साथ लेकर चल रहे हैं ताकि हम सिलेबस जल्दी कवर कर सकें। अभी तक तो सीटेट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम का डेट कब से होगा, लेकिन हम 15 तक मान के चल रहे हैं कि मैक्सिमम सिलेबस आपका 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अगर और टाइम मिलता है तो और भी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाँ 15 तक हम मान के चल रहे हैं। अभी तक सीटेट ने कुछ भी नहीं बताया कि हाँ उनको कब से एग्ज़ाम करवाना है। तो एडमिट कार्ड भी रिलीज़ नहीं किया गया, लेकिन एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप अच्छे से तैयार रहें। हमें मैथ पेडागोजी को डिस्कस करना है और मैथ पेडागोजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आपने शुरू में ही देख लिया होगा कि आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है, जिसके कि हम मैथ वाले पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम मैथ वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं, मैथ के और पेडागोजी वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। रचनात्मक प्रक्रिया का कौन सा लक्षण नहीं है। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं है कि कोई एक तरीका निर्धारित कर दिया जाए और इसी तरीके से ही हमें आंसर चाहिए, इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, तो ये रचनात्मक प्रक्रिया में नहीं आएगा। और उसके बाद रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल क्या क्या होगा, तो कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, ये रचनात्मक प्रक्रिया में आता है। अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना और संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करना, ये सब रचनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होते हैं। लेकिन कोई एक निर्धारित तरीका देना, ये जो है वो इसके लिए शामिल नहीं होता है, उसमें शामिल रचनात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा जी। अगला क्वेश्चन है कि गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। तो उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर है, और उसके बाद 25 के गुणनखंड क्या है। उसके बाद परिमाप की परिभाषा दीजिए। तो ए व बी जो है वो मुक्त सिर वाले प्रश्न हैं, और सी व डी जो है वो बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। तो ए और बी क्या है, मुक्त मतलब कि ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और सी और डी जो है वो क्या है, क्लोज एंडेड है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड जो है ये भी फिक्स्ड है, परिमाप की परिभाषा भी फिक्स्ड है। तो ये क्या है, ये क्लोज एंडेड हो गया। ये क्या हो गया, ये क्लोज एंडेड हो गया। उसके बाद जो है वो उस त्रिभुज को खींचिए जिसका परिमाप 50 है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के भी त्रिभुज खींचे जा सकते हैं जिसका परिमाप 50 होगा। और ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग 8 है, तो यहाँ पे 2 + 6 भी 8 हो सकता है, 7 + 1 भी 8 हो सकता है, 5 + 3 भी 8 हो सकता है। तो मतलब कि मल्टीपल तरीके से आंसर इसका दिया सकता है इस क्वेश्चन का। लेकिन और ये दोनों क्वेश्चन जो है इनका कोई एक निर्धारित परिभाषा है और इसका गुणनखंड भी निर्धारित है, फिक्स्ड है। तो ये जिसका आंसर जो है वो फिक्स्ड होता है वो क्या होता है, क्लोज एंडेड हो गया। और जिसका आंसर मल्टीपल तरीके से सोच विचार कर दिया जा सकता है वो क्या है, वो ओपन एंडेड है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। ए व बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं, सी व डी जो है वो बंद सिरे वाले
प्रश्न है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो आपको करना क्या है, ओपन इंडेड हो गया और क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड हो गया, ओपन इंडेड और उसके बाद क्लोज इंडेड, इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, एग्जाम्पल के माध्यम से ही क्वेश्चन करना होता है। अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो हर साल आता है और ये आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। क्रिएटिव थिंकिंग का एक मुख्य सूचक कौन सा है। मानकीकृत तरीके से समस्या का समाधान करना, तो ये कोई क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ पे नहीं लग रही है कि कोई एक स्टैंडर्ड तरीका है उसी से समस्या का हम समाधान करें। प्रश्न को प्रस्तुत करना, अशुद्धि मुक्त परिकलन करना, सही सूत्रों को स्मरण करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन ही होगा कि प्रश्न को प्रस्तुत करना। प्रश्न को किसी भी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें जो है वो बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग अपना लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सकता है। तो प्रश्न को प्रस्तुत करना, इसमें बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग लग सकती है, लेकिन अदर ऑप्शन में स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करना, स्मरण करना सूत्रों को, तो इसमें क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नहीं लगेगी। और एरर फ्री कैलकुलेशन में इसमें भी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नहीं लगेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम पोजिंग में लगेगी, प्रश्न को प्रस्तुत करने में। और अगला क्वेश्चन है कि वैन हील की दिक् स्थान त्रिविमीय ज्यामितीय समझ के अनुसार, ये टॉपिक आपको पढ़ना है, वेन हील वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। आप ओपन इंडेड हो गया, क्लोज इंडेड हो गया, वेन हिल का मॉडल हो गया, उसके बाद ब्लूम की टैक्सोनॉमी हो गई, ये सब चीज़ें जो है वो आपको एकदम पढ़ के रखनी है। मैं इस पे वीडियोस में बनाऊंगी, सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगी बिफोर एग्जामिनेशन। तो वैन हील की त्रिविमीय ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। वेन हिल की त्रिविमीय ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। तो स्तर 0 पर, तो दृश्यीकरण पर इसमें जो है वो बच्चे को प्रॉब्लम होगी अंतर करने में, ये बात ठीक है। लेवल 1 जो है वो क्या है, विश्लेषण। लेवल 1 क्या है, विश्लेषण। तो यहाँ पे क्या होगा, लेवल 2 जो है वो क्या है, वो संबंध। इसमें रिलेशन ही बनाया जा रहा है कि एक वर्ग आयत कैसे है, इसके बीच में हमें रिलेशन दिखाना है। तो लेवल 2 में इस बात की संभावना अधिक है कि बच्चे वर्ग एक आयत भी है ऐसा जो है वो समझ पाएंगे, इसमें संबंध जो है वो स्थापित कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, वैन हिल के मॉडल में लेवल 0 को हम विजुअलाइजेशन या दृश्यीकरण बोलते हैं, लेवल 1 को एनालिसिस बोलते हैं, लेवल 2 को रिलेशन फाइंड करते हैं, और लेवल 3 में जो है वो क्या है, डिडक्शन होता है। तो आपको ये याद रखना है, इसके चरण तो कम से कम आप यहाँ से लिख के रख लीजिए। इसके बाद जब मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर कहीं और से जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़िए। वैन हिल के मॉडल में ये जितने भी चरण हैं उसको कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी देता है, और कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा चरण जो है, मतलब कौन सा ऑप्शन जो है वो वैन हिल का चरण है। तो आपको इसको लिख के रखना है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 0 को दृश्यीकरण मतलब विजुअलाइजेशन, लेवल 1 को एनालिसिस, लेवल 2 को रिलेशनशिप, लेवल 3 को डिडक्शन। ये 4 एकदम अच्छे से आपको याद रखना है, और बच्चे को यहाँ पे संबंध को फाइंड करना है, तो लेवल 2 में जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लिखित किया गया है। योग तत्समक के रूप में उल्लिखित किया है। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स के लिए यूज़ किया गया है। तो पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, ये पहली बात तो ये है, और योग तत्समक के रूप में 0 को
लिया जाता है, क्योंकि अगर हम योग तत्समक में जीरो लगा दें, मतलब किसी के भी योग में जीरो लगा देंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में किसको शामिल किया गया होता है, जीरो शामिल किया जाता है। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें जीरो शामिल होता है, जो कि नेचुरल नंबर होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो को इसमें शामिल किया जाता है। तो आपको ये लिख के रख लेना है, अगर आपको नहीं पता, वैसे तो सभी को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो लिख के रख सकता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता भी सम्मिलित होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इसमें गणित का जो बच्चे को जब गणित पढ़ाया जाता है तो उसमें बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए जाते हैं, उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करके, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से कनेक्ट करके भी मैथ सिखाई जाती है, जिससे कि बच्चा मैथ्स को अपने रियल लाइफ में उतारेगा तो ही उसको वो सही से समझ पाएगा। और गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही है। और कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है। ये ऑप्शन जो है वो अपने आप ही गलत हो जाता है। डी ऑप्शन जहाँ पर भी है वो सब गलत होगा। यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ज्यामिति को 2D आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। ये बात तो गलत है कि इतना तक ही सीमित रखना, ये बात तो अपने आप में गलत हो जाती है। उपर्युक्त परिभाषाओं का परिचय देना कौन सा सत्य है, हमें ये देखना है कि ज्यामिति पाठ्यक्रम के विषय में कौन सा सत्य है प्राइमरी लेवल के लिए। तो उपर्युक्त परिभाषाओं का परिचय देना उतना अच्छा नहीं होगा। ये दिक् स्थान का अंतर्दर्शी समझ विकसित करने किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही सिर्फ यहाँ पे सही होगा। पहला और दूसरा ऑप्शन तो एकदम ही सीमित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। सड़क विक्रेता और दुकानदारों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए यह लाभदायक नहीं है, तो ये गलत है। ये लाभदायक होता है। ये अस्पष्ट और असंगत है, ये भी गलत है, ये भी यहाँ पे गलत है। और अगला क्या है कि वे गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही सिर्फ सही है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। जब हम जो सड़क विक्रेता और दुकानदार होते हैं उनके अनुभव को क्लासरूम में शेयर करते हैं तो वे गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके जो है वो बच्चों को प्रदान करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलापों के द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन, दिक् स्थान संबंधी मतलब 3D विकसित होने की संभावना न्यूनतम है, सबसे कम संभावनाएं हैं। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, टैनग्राम पहेलियों पर कार्य करना, ये तो हो जाएगा इससे। और विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, ये भी इससे हो जाएगा। दी गई आकृतियों में सममित सिमेट्रिक अक्षों को पहचानना, ये भी होगा। लेकिन आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना जो है वो त्रिविमीय विवेचन से होने की सबसे कम संभावना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा।
स्पार्शल रीजनिंग से सबसे कम संभावना है किसके होने की, तो ड्राइंग पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा। पिक्टोग्राफ जो है उसको बनाना, जिससे कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोग्राफ को बनाना, तो ये सबसे कम संभावना है। 10 ग्राम पजल पे काम करना, ये इससे हो जाएगा। और उसके बाद ये सब हो जाएंगे, लेकिन पहला ऑप्शन जो है वो होने की सबसे कम संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि 3×5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है। कौन सी विधि जो है वो क्या है, अति उत्तम है 3×5 के गुणन का परिचय देने के लिए। कुछ वस्तुओं से 3×5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। कुछ वस्तुओं से 3×5 के आयताकार व्यूह रचना का निर्माण करना। उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों का कविता पाठ करना। कैलकुलेटर की सहायता से उत्तर ज्ञात करना और स्किप काउंटिंग का अभ्यास करवाना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये होगा कि कुछ वस्तुओं से 3×5 के आयताकार व्यूह की रचना का निर्माण करना। ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा और ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड भी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्या का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है। चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, तो ये तो संतोषजनक है। और छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए। और अगला क्या है कि विद्यार्थियों को एल्गोरिदम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जानी चाहिए। ये सब तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली को महत्व दिया जाना चाहिए, तो ये जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। समस्या समाधान के लिए ये संतोषजनक नहीं होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 4 का प्रयोग कार्डिनल भाव में हुआ है। कार्डिनल भाव में हुआ है। इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा। ऑर्डिनल और कार्डिनल दो चीज़ें होती हैं। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, ये नंबर्स में मापी जाती हैं, गणनावाचक संख्याएं होती हैं। इसमें मतलब कि हम इसकी गणना कर सकते हैं। और ऑर्डिनल में हम रैंक देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। प्रतियोगिता चौथी मंजिल जो है वो 4th फ्लोर दिखा रहा है, तो मतलब ये रैंक दिखा रहा है, तो ये ऑर्डिनल होगा। और प्रतियोगिता में पुत्र जो है वो चौथे स्थान पर है, ये रैंक दिखा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑर्डिनल होगा, ये भी ऑर्डिनल होगा। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत ही रुचिकर है, ये भी ऑर्डिनल को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, ये जो है वो कार्डिनल को दिखा रहा है। मतलब ऑर्डिनल जो है वो ऑर्डर को दिखाता है, ऑर्डर का मतलब क्रम को दिखा रहा है। जैसे कि चौथा अध्याय ये क्रम को दिखा रहा है, चौथा रैंक दिखा रहा है ये, तो ये भी क्रम को दिखा रहा है। तो ये ऑर्डिनल जो है वो ऑर्डर या रैंक को दिखाता है। और जो कार्डिनल होता है वो गणनावाचक नंबर्स को दिखाता है कि इसमें 4 अलग अलग टीमों ने भाग लिया है। तो इससे जो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो एक बार इसको आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों को ही एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है। अगला है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। तो एक संख्या के दूसरी संख्या से गुणा करने पर क्वेश्चन है कि शुद्ध कथन को पहचानिए। एक संख्या के दूसरी संख्या से गुणा करने पर उसका मान सदैव बढ़ जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम 5 में 1 का गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा, ये बढ़ा नहीं बल्कि बराबर रह गया। और एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर उसका मान सदैव कम हो जाता है। तो 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 2 ही बचेगा, सदैव कम नहीं हो रहा बल्कि बराबर ही है। अगला है कि एक संख्या को 10 से गुणा करने पर उसके इकाई के स्थान पर सदा 0 होगा। तो आपको एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि इकाई अंक सदैव 0 होगा, लेकिन अगर आप 10 में 0.5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा सिर्फ आंसर।
तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन ही सिर्फ सही है कि गुणनफल जो है वो भागफल का प्रतिलोम है। अगर हम 5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, लेकिन अगर हम 10 में 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या है, गुणनफल जो है वो भागफल का प्रतिलोम है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी बनेगा। तो इस तरीके से कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप आराम से इसको टैकल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन को पहचानिए, परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है। और गणित में नमूनों की पहचान शामिल है। गणित को यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह के समतुल्य माना जा सकता है। तो परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, तो ये गलत है। गणितीय कौशल है ये। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें जो है वो अनौपचारिक तरीके से भी निकाली जा सकती हैं। गणित में नमूनों की पहचान शामिल होती है, ये बात ठीक है। गणित को यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह के समतुल्य माना जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है कि गणित में नमूनों की पहचान भी शामिल होती है। पैटर्न भी, मतलब बहुत सारे पैटर्न बेस्ड भी क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सममिति की अवधारणा, सिमेट्री की अवधारणा का परिचय देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कार्य नीति कौन सी होती है। सिमेट्री का मतलब ये, जैसे कि जो हमारे हाथ हैं, दोनों पंजे हैं, वो सिमेट्रिक है, सेम टू सेम शेप हो। तो जैसे कि हम नमस्ते का पोज बनाते हैं, तो जो हमारे दोनों हाथ हैं वो एक दूसरे की सिमेट्री हैं। तो सिमेट्री की अवधारणा हमें बच्चों को समझानी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप करवाएं। ठीक है, इससे बन सकता है। अवधारणा की परिभाषा देने से वो नहीं समझ पाएंगे। और बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए, नहीं, ये एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित करें, इससे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा जो है वो ए होगा कि बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराएं। जैसे कि कोई भी नॉर्मल सा पेपर है, उसको बीचों बीच से काट दें, तो ये भी तो सिमेट्री बन जाएगी, एक दूसरे के ऊपर एकदम पूरे तरीके से बराबर मात्रा में आ जाए, तो वही तो सिमेट्री होगी। तो और हाँ, जब हम नमस्ते का पोज बनाते हैं तो ये सिमेट्री का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है। और आज के वीडियो में भी हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।